हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 3 अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है रीबिल्ड इंडिया कॉन्फिडेंट रिवाइव द इकोनॉमी। तो कुछ इकोनॉमी को कैसे करके पुशअप करना है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके साथ एक और एक्सपर्ट हैं, उनका ये आर्टिकल है, मिक्स्ड दोनों मिल करके लिखे हैं। सेकेंड आर्टिकल है सिग्निफिकेंस ऑफ चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट। जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर में अभी वर्डिक्ट एक आया है, लास्ट वीक आया है। उसी के ऊपर में ये फैज़न मुस्तफ़ा का ये आर्टिकल है कि जैसे इस मंदिर का जो श्राइन बोर्ड होता है, जैसे आपने वैष्णो देवी का सुना होगा, जगन्नाथ टेम्पल का सुना होगा, तो वो श्राइन बोर्ड कहीं कहीं पे जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो लोग ही, उनका ही ट्रस्ट, उनके ही मेंबर होते हैं ट्रस्ट के अंदर, और वो लोग संभालते हैं सारा कुछ को। लेकिन उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले से जो एक लॉ, इस जनवरी से ही ये एक्ट जो आ गया था वहाँ पे, जिसके प्रति जो ट्रस्ट होगा उसके जो चेयरमैन होंगे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, और जो वाइस चेयरमैन होंगे और जो डिप्टी सेक्रेटरी और ये सब सारा कुछ आईएएस और ये सब सारा कुछ ब्यूरोक्रेट का पूरा वो उसके अंदर जमावड़ा रहेगा। तो इसके खिलाफ में जो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं आपके बीजेपी के जो लेजिस्लेचर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दायर किया था, पीआईएल दायर किया था, और उसी के ऊपर ये वर्डिक्ट है। तो उसके ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या वैलिडेशन है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, इसके ऊपर कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो फैज़न मुस्तफ़ा, जैसे आपको पता होगा, नालसार के वाइस चांसलर हैं, उनका अक्सर आते रहता है आर्टिकल। तो उन्होंने बहुत सारे पहले के केसेस के थ्रू डिफरेंशिएट करके इस आर्टिकल में बताया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल है हमारा एनईपी के ऊपर में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में क्या क्या जो मिसिंग्स रह गए, मतलब पूरे पॉलिसी जो बन गया लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गया, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग अहेड, आई नो कि कुछ गर्ल्स भी हैं जो हमारे इस एडिटोरियल डिस्कशन को सुनती हैं। दो तीन को तो मैं कमेंट सेक्शन में देखा हूँ। तो बीइंग अ बिग ब्रदर, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊं कि टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ऐप के ऊपर आप जा करके सर्च बार में द हिंदू 365 अगर टाइप करोगे तो सजेशन आएगा gkmonk.com। उस gkmonk.com के अंदर आपको जाना है, और फिर फाइल सेक्शन के अंदर जितने भी हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम देयर। फिर फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी। जैसा हम सबको पता है कि कोविड 19 जो क्राइसिस आया है उसके वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में, अक्रॉस द जोग्राफी, अक्रॉस रिलीजन, क्लास, जेंडर, सबको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डर का माहौल है इस डिज़ीज़ से, वो डिज़ीज़ से भी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड 19 का तो है ही, इसको तो बहुत लोग उतने दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, इसके अंदर में सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं की गई है। मनमोहन सिंह का जब आर्टिकल आप देखोगे तो आपको लगेगा फर्स्ट ट्राई ये है कि हो सकता है इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कुछ कहा होगा। इसमें इकोनॉमी के बारे में है, लेकिन इकोनॉमी से ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है हमारे मार्केट के अंदर, अमंग द इन्वेस्टर्स, अमंग द बैंक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर बातें की गई हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, इस तरह का कोविड 19 इफेक्ट जब आता है तो सिर्फ जीडीपी के ऊपर हमें बात नहीं करना चाहिए, हमें इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको और भी बड़ा एनालिसिस और डिबेट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पैंडमिक है, वो इतने साल का आपका जो पूरा प्रोग्रेस है उसके ऊपर पानी फेर देता है। बहुत सारे वीके सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के अंदर, वो वापस से पॉवर्टी के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे इंटरप्राइजेस हो सकता है बंद हो जाएं, और एक एंटायर जनरेशन हो सकता है कि सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर चले जाए, जिसके वजह से उसको आगे 4 5 6 साल तक कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़े। तो इसके वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चे भी, हमने कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें कि ऐसा देखा गया था कि अगर पॉवर्टी ज़्यादा दिन तक रही, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिन तक रहा, तो हो सकता है कि बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे, और वो कहीं अगर शॉप खोलें या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलें तो वहाँ पे उनको बोलेंगे कि तुम घर के काम पे ध्यान दो और यहीं से जो है स्किल डेवलप करो, आगे चल के इसको संभालने का है।
और ख़ास करके लड़कियों में और ज़्यादा हो जाता है बिकॉज़ उनको फिर शादी की बात, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था वेस्ट बंगाल का, कि जैसे वहाँ बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, अगर फिर इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आया तो वैसे भी वो स्कूल भेजने के तर्क में नहीं थे उनके अभिभावक, तो फिर उसके बाद वो उनकी शादी कर देंगे। तो ये जो एक ड्रॉप होगा, स्कूल से ड्रॉप आउट होगा बहुत सारे बच्चों का, तो वो एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हमारे देश का हानिकारक हो सकता है। तो उसी पे आगे कहते हैं राइटर कि ये जो पैंडमिक है, जो शटडाउन है एक्टिव और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो स्लो डाउन है, उसके वजह से दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स और कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स, ये दोनों ही जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं इफ़ेक्ट करता है, उसके साथ साथ जो बिहेवियरल चेंज आया है लोगों का या फिर इंटरप्राइजेस का या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का, वो भी जो है कि एक बहुत बड़ा डर का कारण है। तो इस वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया के अंदर या फिर दूसरे देश में लाना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी के को लाना, कॉन्फिडेंट करना ज़रूरी है कि देखिए हम इस चीज़ से उभर जाएँगे और आपका लाइवलीहुड और आपका जो इनकम है उसको फिर से हम सशक्त करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। एंटरप्रेन्योर्स जितने हैं जो स्टार्टअप्स वाले हैं, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस करवाने का ज़रूरत है कि आप अपना खोले रखिए अपना जो भी सर्विस आप या फिर स्टार्टअप प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें बहुत जल्द हम लोग जो है कि अपनी मार्केट को स्ट्रेंथन कर लेंगे ताकि वो आप फिर से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। बैंकर्स को भी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो सामने वाले इन्वेस्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को कैपिटल जो पहले की तरह प्रोवाइड करवाते थे, वो प्रोवाइड करवा सकें बिकॉज़ बहुत उसके बिना वो अपना काम आगे बढ़ा नहीं पाएँगे। वो नहीं बढ़ाएँगे तो सामने वाला जो मल्टीलैटरल ऑर्गनाइज़ेशंस है, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करेगा कि इनको जो स्टैग्नेंट उनका जो काम चला हुआ है मैन्युफैक्चरर्स का, स्टार्टअप कंपनीज़ का, उनको और भी वो ज़्यादा पुश कर सके, ज़्यादा दिन तक उनको सपोर्ट कर सके फंडिंग के द्वारा। तो फिर जब ये सब प्रॉब्लम करेगा तो फिर ओवरऑल इंडिया की जो ग्रोथ है वो उतनी बढ़िया नहीं लगेगी और हो सकता है कि सोवरेन एजेंसीज जो होती हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो इंडिया को पहले की तरह रेट ना कर सके। तो इसके ऊपर फिर आगे वो नरेगा का भी, नरेगा और कैश सपोर्ट का भी एग्जांपल देते हैं कि वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में खास करके मंथ ऑफ जून में आप देखिए 62 मिलियन से ज़्यादा लोग मनरेगा से, जो कि गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके थ्रू उन्होंने काम मांगा है। जैसे आपको पता होगा कि उसके अंदर हम जा कर के कोई भी आदमी जो है कि वो जा कर के उसके अंदर काम मांग सकता है और उसको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकी सरकार तो उसको घर बैठा के पैसे देने के लिए सरकार लीगली बाध्य है। तो इस वजह से वहाँ पे लोग जा कर के छोटा मोटा ही सही, वो अगर घर में बैठे हैं तो वहाँ जाके मनरेगा के तहत काम करते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो इस टाइम पे कितना ज़्यादा जो लोगों को ये चीज़ हेल्प किया है, मनरेगा जो एक सोशल स्कीम है, वो इस नंबर से ही हमें पता चलता है। तो इस टाइम पे सिर्फ मनरेगा से अगर आप सोचोगे कि मनरेगा से हम लोग अपने सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए हैं और करते रहेंगे आगे ऐसे ही, मतलब चल हमारा काम हो गया, तो ये ठीक नहीं है। हम लोग को इसके अलावा भी बहुत सारा और भी काम करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला तो ये कि मीनिंगफुल कैश ट्रांसफ़र आपको रीस्टोर करवाना पड़ेगा। बहुत सारे फैमिलीज़ में थोड़ा हैवी मतलब जो सैलरी है, बोनस है, ये सब जो है वो प्रोवाइड करवाना शुरू करवाना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, प्राइवेट लेवल पे भी। क्योंकि ऐसा इंडिया में लोग कुछ कह रहे थे कुछ दिन पहले कि देखिए अगर हम ज़्यादा कैश प्रोवाइड करवाने लग जाएँगे लोगों को पास, तो फिर हो सकता है कि वो लोग सेव करके रख लें और वो बहुत दिन तक काम करने के लिए ही नहीं आएँ, बिकॉज़ कोविड-19 का जो इतना भय है, तो हो सकता है लोग अंदर घर में ही बैठे रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम्पल देते हैं राइटर अमेरिका के कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर बोनस और कैश दिया। इनफैक्ट बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो है बोनस कैश घर बैठा करके पैसे दिए अपने एम्प्लॉइज़ को। तो क्या वो अभी वापस नहीं आए? वो वापस आए हैं। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देखिए फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में, फाइनेंशियल सिस्टम में रीस्टोर करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस रीस्टोर करोगे तो उससे ये एक प्रॉपर लुब्रिकेंट का काम करता है, ना कि आपको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये आपके सोसाइटी के अंदर में, आपके जो मार्केट है उसके अंदर में और ज़्यादा लिक्विडिटी एनहांस करने के लिए
की करने में मदद करेगा। हालाँकि कुछ दिन पहले आरबीआई ने दूसरे मेथड से भी ये काम करा है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिडक्ट करने के लिए, जैसे अगर आपको लोन चाहिए तो इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी रिडक्ट कर दिया गया है जब से फाइनेंशियल पैकेज आया उसके बाद से। फिर क्रेडिट गारंटी के ऊपर में कि अगर जैसे आपको कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सारे बैंकों को के द्वारा अगर आप स्टार्टअप के लिए अगर लोन लोगे तो उसके बाद लिक्विडिटी एनहांसमेंट के लिए भी उन्होंने कुछ-कुछ स्कीम्स निकाले। तो ये सब वेलकम स्टेप है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ़ यही काफ़ी नहीं होगा और ये फ़ेल कर रहा है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि बैंकों के पास अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पैसे जो है सेक्टर्स में दे सकें कि ठीक है, लीजिए, आप लीजिए इतने सारे, इतने डेट के लिए इतना क्रेडिट पे आप ले लीजिए। तो क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि एनपीए ना हो जाए। पहले ही हमारे देश में इतना सारा एनपीए और ये सब बैंक्रप्सी हो चुका है, तो जिस वजह से उनमें अभी उतना कॉन्फिडेंस है नहीं। तो इस वजह से इंडिया को ये भी चाहिए कि अभी इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा-सा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करे। जैसे आरबीआई है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और फिर बैंक्रप्सी बोर्ड जो है, फिर और भी जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इनको थोड़ा-सा और प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ साल तक छोड़े, ताकि अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप में अगर ऑटोनॉमी महसूस करेंगे, फ्रीडम महसूस करेंगे, तो वो अपने आप ही जो स्ट्रक्चर है नीचे वो उसको सुधारेंगे और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो कि जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, वो लोग को वहाँ से प्लिक पक अ, प्लिक पिक करके हटाएँगे। तो क्या है कि जो निर्दोष हैं, जो कि टाइम पे अपना पैसा जमा करवा देते हैं, उनको एट लीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा और फ्रैक्शन में ही सही, लेकिन हमारा जो है सिस्टम वो आगे बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जितने भी फर्म्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से कैपिटल और कंज्यूमर अवेल हो। कंज्यूमर अवेल होगा तभी जो है कि उनका आगे चल कर के मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बूस्ट होगा। कॉर्पोरेट कट्स जो अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर किया गया था, तो वो कहीं न कहीं ठीक था, लेकिन उससे उतना ज़्यादा हमारा फाइनेंशियली हम लोग को हेल्प नहीं मिल पाया और ये लॉन्ग टर्म में भी फाइनेंशियली उतना ज़्यादा अफोर्डेबल है नहीं। तो ये सब से अवॉइड करना चाहिए भारत सरकार को। उसके अलावा ये भी कहते हैं राइटर कि नी जर्किंग रिएक्शंस जो है आप लेते हो कुछ-कुछ जो वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इनका मतलब इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये चाइनीज़ ऐप बैन और चाइनीज़ की तरफ जो प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड इंडिया अपना रहा है, उसकी तरफ इनका इशारा है कि कैसे ये बहुत साल तक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो जनरेट करते आ रहे थे और अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे मतलब एडवांस इकोनॉमी के नाम तौर पे वो जाने जाते हैं। तो आपको ये इमोशनल होकर के और इस तरह के रूल्स अगर आप लोगे, स्टेप्स लोगे, तो उससे आपको क्या है कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस में और आपके फाइनेंशियल्स कॉर्पोरेट जगत में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इस टाइम पे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म एज़ ए मेजर्स उठाए, चाहे उसके लिए उसको बोरिंग करना पड़े बाहर देश से या फिर इंस्टीट्यूशन से। हमने इतने दिन तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बहुत प्रॉपर एक हमारा जो एक मेरिट लिस्ट है वो बना के रखा है, हमने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करा है उस जगह पे। तो उस वजह से एक काफ़ी हेल्दी हमारा जो वहाँ पे स्टेटस को है वो मेंटेन्ड है। आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और बोरो अगर करना पड़े तो आपको उस चीज़ के लिए मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको बोरो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि डेफ़िसिट मोनेटाइज़ेशन जो है आरबीआई के द्वारा वो चीज़ कर देना चाहिए। डेफ़िसिट मोनेटाइज़ेशन के बारे में हमने पहले चर्चा किया है कि किस प्रकार से अगर कोई सरकार है जिसको जैसे डेफ़िसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोशल इश्यू काम करने के लिए या फिर अभी जैसे कोविड-19 सपोर्ट के लिए, कि उसको जितना खर्चा करना चाहिए था लेकिन उससे ज़्यादा वो खर्च कर रही है। तो उसको इस साल में जितना खर्चा करना चाहिए था उससे ज़्यादा वो खर्च कर रही है। तो उसमें उसका डेफ़िसिट बढ़ जाता है, तो उससे क्या है, वर्ल्ड रैंकिंग जो है उसका वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बहुत सारे देश इसके क्या कर रहे हैं, वो जो गैप है उसको भरने के लिए वो अपने अपने सरकार के द्वारा वो ई बॉन्ड्स बेच रहे हैं ताकि बाहर से पैसे आए और वो गैप को भर पाएँ। फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि कुछ लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं अपने फिजिकल डेफिसिट वाले जो डेफिसिट का जो एक गैप है कि हम इतना नहीं, इससे ज़्यादा लेना चाहते थे और अनफोर्सीन पैंडेमिक ये सब की वजह से हम लोग ज़्यादा लेना पड़ रहा है, तो उस वजह से वो लोग क्या है, उससे वो लोग डेफिसिट अपना हटा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि खुद से अपने जो सेंट्रल बैंक है उसमें पैसे छपवा करके वो डेफिसिट को वाला जो गैप है उसको भर दे रहे हैं। तो इस ये देखिए, ये चीज़ पहले हमारे देश में कहीं न कहीं होता था, लेकिन ये मनमोहन सिंह की सरकार जब आई थी तो उसी समय से ये चीज़ होना बंद हो गया था। तो
उसमें ही मनमोहन सिंह फिर से इसमें बोलते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए, डेफिसिट मोनेटाइजेशन जो है वो आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। इकोनॉमिकली आपको अगर कहीं फायर फाइटिंग करना है तो वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, उसके पहले आपको सब कुछ अपना देख लेना चाहिए। अगर नहीं हो पाए तभी ये लीजिए, क्योंकि अगर ये ले लोगे तो इनटेंजिबली हमारा जो इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट है, मतलब इन्फ्लेशन जो है मार्केट में, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है आप उसको कंट्रोल आरबीआई के हाथ से निकल जाए कंट्रोल करना। जो अभी हम लोग जो रेट कर रेपो रेट ये सबसे हम लोग जो कर पाते हैं उस टाइम पे हो सकता है ना कर पाए। तो इंडिया अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा एक ट्रिनिटी ऑफ मिलिट्री हेल्थ एंड इकोनॉमिकल थ्रेट झेला है इस टाइम पे। हमें क्योरोग्राफ्ट, जैसे इसमें बोलते हैं क्योरोग्राफ्ट इवेंट और हेडलाइन से हम लोग इस चीज़ को, ये जो ट्रिनिटी ऑफ जो डेंजर है वो उसको हम लोग सी ऑफ नहीं कर सकते, एबेडू नहीं कर सकते, क्योंकि क्योरियोग्राफ्ड इवेंट समझ रहे हो ना, राम मंदिर वाला जो अभी चल रहा है सीन, तो वो इनका ऐसा कहना। और फिर इसके बाद एनईपी वाला जो मुद्दा अभी शुरू हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार ऐसा सोच रही है कि मैं उससे निकल जाऊँ। देखिए अभी मनमोहन सिंह लिखे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल तो रहेगा ही। फिर लास्ट में ये कहते हैं एंडिंग में कि जैसे जीडीपी नंबर से भी ज़्यादा ऊपर उठ करके सोचने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। और जो सेंटिमेंट ऑफ फियर है, अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी है जनता के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और बहुत सारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर, और आपस में ये सब सारों के बीच में। तो इस चीज़ को आपको जो फियर और सेंटिमेंट जो है वो चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, तभी जो है कि हमारे देश में जो एक 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 ऑटोनॉमी और या फिर स्टेटस को जो पहले वाला था वो चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएंगे। हालाँकि आज के न्यूज़पेपर में ये चीज़ आप देखोगे, एक जगह पे है आर्टिकल, छोटा-सा आर्टिकल है कि अब धीरे-धीरे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होते जा रहा है और इकोनॉमी हमारी धीरे-धीरे अब बिल्डअप होना शुरू हो चुकी है। तो इसके बाद लास्ट में वो भी कहते हैं कि डायरेक्ट कैश असिस्टेंस अगर देना पड़े वेलफेयर प्रोग्राम के द्वारा तो उससे झिझकना नहीं चाहिए भारत सरकार को। और रिस्टोर करने के लिए, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए आपके, ताकि जो बैंक्स हैं वो वापस से पैसे देना शुरू कर दे, लेंड करना, लोन देना। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वो लोग और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना शुरू कर दे। और इसके वजह से फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब देखेगी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने क्रेडिबिलिटी पे वापस आ गई है, तो ऑटोमेटिक हमारी सोवरेन रेटिंग्स जो है वो भी बढ़ना ठीक हो जा सुनना शुरू हो जाएंगी। तो बस यही था इस वाले आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं। ये है आपका चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट के ऊपर में। ये इसमें लिखा किसने है, तो ये लिखा है जो वाइस चांसलर है नालसा यूनिवर्सिटी के, तो फैज़न मुस्तफ़ा साहब ने लिखा है। तो इसमें अब मैं थोड़ा इनका बैकग्राउंड दे दूँ आपको कि बैकग्राउंड एक्चुअली में ये है क्या। तो देखिए कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है, आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी कौन है, मिनिस्टर हैं आपके। तो उन्होंने फॉर्मर मिनिस्टर थे, अभी फ़िलहाल वो नेता हैं। तो वो लॉयर भी हैं, तो उन्होंने ऐसे पीआईएल डाला था और उनका ऐसा कहना था कि वो पीआईएल उनके मंदिर ट्रस्ट के जो पुजारी हैं उनके द्वारा कहने पे उन्होंने डाला था। तो वो पीआईएल वो जब डाले थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर में, तो उनका ऐसा कहना था कि आर्टिकल 14, 25 और ये सब का जो है वो हनन हो रहा है। बिकॉज़ जब वहाँ पे मंदिर का जो है कि ऐसा देखा जाता है कि ट्रस्ट जो बनता है तो मंदिर के लोग ही उसको देख-रेख करते हैं या फिर उसको हेड करते हैं। तो अभी जब अगर मंदिर के लोग नहीं करेंगे, अगर उसके जैसा जैसे कहा गया था कि जो एक्ट है, तो एक्ट का जो जो चेयरमैन होगा वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा उस स्टेट का। तो अगर वहाँ पे अभी उनका कहना है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जैसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके जो चेयरमैन या फिर उनका जो कर्ता-धर्ता होगा, वो हो सकता है कि वो उसी रिलीजन के लोग रहें तो ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में अगर ब्यूरोक्रेट्स भी जाते हैं, तो वो मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स ही उसके अंदर जाते हैं एज़ अ डायरेक्टर या फिर जो भी। तो इस वजह से यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट का जो चार धाम यात्रा वाला जो पूरा जो एक जो बोर्ड है, तो उसके अंदर में अगर वहाँ मंदिर कमेटी के ही लोग रहते, पुजारी लोग ही रहते उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो अच्छा होता। बाई चांस अभी तो बीजेपी की सरकार है वहाँ, लेकिन इसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी नेक्स्ट ईयर या फिर कोई और दूसरे धर्म की सरकार आ जाएगी, तो वो ऑटोमैटिक वहाँ का जो चेयरमैन है वो चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहाँ का चेयरमैन है, तो उनको वो हमारे धर्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो हेड करने लग जाएँगे, ऐसा
सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना था जब उन्होंने पीआईएल दर्ज किया था। तो लेकिन अभी लास्ट वीक जो है ऐसा उनको पहले लग रहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी जीत जाएंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ कुछ चिदम्बरम टेम्पल और इस सब में उन्होंने लड़ करके वहाँ पे जीता है। तो लेकिन लास्ट वीक जो एक जजमेंट आया जिसमें कि वहाँ के जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने ऐसा ठहराया कि नहीं, उत्तराखंड सरकार का ये जो एक्ट लाने का जो एक डिसीजन है और इसमें जो चेयरमैन बनने का जो डिसीजन है चीफ मिनिस्टर वाला, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें कोई जो है कोई कुछ खंडन नहीं कर सकता है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो पीआईएल था उसको खारिज कर दिया गया। तो अभी देखिए हम लोग आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल में आपको यहाँ से यहाँ तक का आप थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसमें थोड़ा सा अलग टोन में लिखा हुआ है, तो ये आपको नहीं पढ़ने का है। इसके ऊपर नीचे बाकी आप पढ़ सकते हो और कुछ इसमें से जो है वो कोट कर सकते हो अपने आंसर शीट में। तो हम लोग आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आर्टिकल में ये कहा गया है कि देखिए अभी जो इंडिया में चूंकि जितने भी ये सब रिलीजियस मैटर में जितने भी जजमेंट आते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी एक वाइड एक आक्रोश देखा जाता है जनता के ऊपर में भी, और इस चीज़ का जो है कैपिटलाइज करने के लिए जो नेता है वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी सबरीमाला जजमेंट आया था 2018 में, फिर सायरा बानो 1985 वाला जो आया था आपका केस, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है सब जगह इंडिया भर में सब लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए थे। तो अभी उत्तराखंड के अंदर जो ये जो लॉ आया है इसमें ऐसा एलिज किया जा रहा है, मतलब ऐसा सब लोग को मतलब संदेह किया जा रहा है कि ये अगर जो लॉ एक्ट हो जाएगा तो इसके बाद जो वहाँ के जो पंडा हैं, जो मंदिर में जितने पुजारी जो होते हैं, उनका जो राइट है और उनका जो जो हिंदुत्व वाला जो एक एक जो भावना है कि अगर दूसरे लोग क्या पता कल हो कि कोई दूसरे रिलीजन रिलीजन का आदमी आकर के उनके श्राइन बोर्ड को एडमिनिस्टर करने लग जाए और वहाँ पे कुछ है कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए वहाँ के अंदर, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा वहाँ का लोगों का मानना है और इंडिया लेवल के लोगों का मानना है। लेकिन आप देखिए अब इसके अंदर कोर्ट की तरफ से क्या दलील दिया गया है। कोर्ट ये कहता है, जो अभी रमेश रंगनाथन जो लेड बेंच था, अभी 129 ऑर्डर्स के थ्रू उन्होंने ऐसा कहा है कि सॉरी 129 पेजेस के थ्रू उन्होंने बहुत सारे 144 जजमेंट्स को एग्जामिन करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस हिंदू रिलीजियस राइट्स का हनन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये टेम्पल मैनेजमेंट का काम दिया जाएगा इस श्राइन बोर्ड के अंदर, और जहाँ तक पूजा पाठ और ये सारा कुछ का काम है वो अब भी जो पहले हुआ आता था और जो वहाँ के जो पुजारी लोग करते थे वही चीज़ अभी भी करता मतलब होता जाएगा। तो ये पहले भी वहाँ पे जो है कि स्टेट ही इस चीज़ को चलाती थी, वहाँ पे जो बोर्ड है। और ऐसा और भी जगह पे जैसे जगन्नाथ टेम्पल में, जगन्नाथ टेम्पल श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था 1964 में एक केस था आपका राजा बीड़ा किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, फिर नाथवाड़ा टेम्पल एक्ट, फिर और भी जो अलग अलग राजस्थान में आपका है तिरुपति बालाजी लॉ। तो ये सब जो है अलग अलग जगह पे ऐसा आते रहा है केसेस, और उसके अंदर कोर्ट कहते रही है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो सारे केसेस का, इसमें से एक दो भी देखने से हम लोग का काम चल जाता है। कोर्ट ने ये पहले भी कहा था, मतलब ऐसे पहले भी ऐसे बहुत सारे जजमेंट आ चुका है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आया था बद्रीनाथ सॉरी नरहरि शास्त्री एंड अदर्स वर्सेस श्री बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी 1952। उसके अंदर एक स्पेसिफिक परिवार के जो वहाँ वंशज चलते हैं और वो लोग जो वहाँ पे पूजा करते हैं बद्रीनाथ टेम्पल का, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सेक्युलर एक्टिविटी है टेम्पल का, और इसके अंदर जो है कि एक ही परिवार इसको रेगुलेट नहीं कर सकता, जिस वजह से इसको रेगुलेट स्टेट कर सकती है। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा अभी वाले जजमेंट में, श्री रंगनाथन जजमेंट में उन्होंने कहा कि देखिए जो डाइटी तक जब तक ऑफरिंग आती है, चाहे वो फ्रूट्स आए, फ्लावर्स आए, मनी आए या फिर सोना आए, गोल्ड आए, कुछ भी आए, वो उस समय तक जब तक वो ऑफरिंग हुआ है तब तक वो चीज़ आपका रिलीजियस है। जैसे ही ऑफरिंग होके वो कोष में चला गया, आपका बैंक में चला गया, सब कुछ जो भी आपका ऑफरिंग है, या फिर अगर फूल पत्ती या कहीं और विसर्जित हो गया, तो वो उसके बाद आपका वो रिलीजियस नहीं रह जाता, वो फिर उसके बाद वो सोवरेन हो जाता है। तो सोविरियन नहीं, मतलब ये कह सकते हो कि सेक्युलर हो जाता है। तो सेक्युलर हो जाता है तो उसको मैनेज करने का, वो जो पैसे हैं उसको मैनेज करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको मेंटेन करने का जो काम है वो कोई भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो टेम्पल के लोग हैं वही करें। और इसके अंदर स्टेट पहले भी इसके ऊपर ऊपर मैनेजमेंट का काम करते आई है, ताकि
ताकि फ़ाइनेंशियल कोई भी ऐसे धाँधलीबाज़ी ना हो सके और अभी आगे भी इसमें कर सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हिंदू जो एक जो जो पक्ष था उनके तरफ से ये कहना था कि ये चीज़ तो आपका देखिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड में भी होता आ रहा है, फिर सिख सिख गुरुद्वारास में भी होता आ रहा है कि वहाँ के लोग ही उसमें बनते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने ये दलील दिया कि 27 वक्फ बोर्ड लॉ एक साथ मतलब धीरे-धीरे करके इनैक्ट हुए हैं और उसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एक्ट ये भी जो है 1925 से इनैक्ट होकर के आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक रिलीजन में कोई अगर एक लॉ हम अगर इम्प्लीमेंट करवाएँ तो दूसरे रिलीजन में भी वही लॉ इम्प्लीमेंट करवाना होगा। उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि उनका किस में क्या नंबर आ रहा है, उस मंदिर या उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस का, उस गुरुद्वारा का कितना कमाई है और उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, उसके चंदा कहाँ-कहाँ से आ रहा है, ये बहुत कुछ जो है उसके अंदर मैटर करता है। और अगर इन सब चीज़ को अगर हम जैसे पैराग्राफ 34 में लिखते हैं कि अगर हम ये सब चीज़ को देख के चलें तो डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी जो है हम लोग का उसको हमें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कभी-कभी अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन लॉ वाला इम्प्लीमेंट अगर हम करते रहें हमेशा तो हो सकता है कभी-कभी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाए। तो आप इस चीज़ को दलील मत दीजिए कि उसमें ऐसा होता है तो हमारे में ऐसा क्यों नहीं? आप अपना साइज़ देखिए, अपना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखिए, अपना सोशल डाइवर्सिटी देखिए, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल 26 में भी ऐसा मतलब हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 है वो कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये तभी कोई क्लेम कर सकता है जब वो ये बताए कि उसको एस्टैब्लिश कौन किया है। तो ये चीज़ एस्टैब्लिश कौन किया है बद्रीनाथ टेम्पल को, ये प्रूफ़ करना में असमर्थ रहे डॉक्टर स्वामी, तो जिस वजह से उनको मतलब ये चीज़ नहीं वो मतलब उनको दिलवा पाए जो सामने वाली जो कमेटी है क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट ही आप नहीं है कि किसने बसाया है, क्या पता वो कोई मुस्लिम नहीं बसाया हो या कोई बुद्धिस्ट नहीं बसाया हो, तो फिर हो सकता है बुद्धिस्ट या मुस्लिम है तो वही उसको अब एडमिनिस्टर करे, क्यों हिंदू ही सिर्फ करे? वो भी कर सकते हैं। तो जिस वजह से ये चीज़ को वो जब नहीं बात मतलब मान्य करवा पाए, तो अब जो है, जो उनके पहले वो जीतते आ रहे थे लास्ट वीक से लास्ट वीक तक वो लोग ऐसा वो लोग खुशी मना रहे थे आरएसएस संघ जो है वो लोग सब खुशी मना रहे थे कि हम लोग तो जीत ही जाएँगे। लेकिन ये कुछ जो पॉइंट्स है उन्होंने जब नहीं वो प्रूफ कर पाए वो, तो फिर उसके बाद वो चीज़ वो हार चुके हैं ये केस और फिर अब जो है कि वो कोर्ट बोल दिया कि नहीं, जो चीफ मिनिस्टर जो अगर उनके अध्यक्ष रहेंगे तो वो भी एक्नॉलेज्ड है और ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद आर्टिकल 26 बी जो है वो रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 बी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और आर्टिकल 26 सी जो है कि उस प्रॉपर्टी को किसी भी प्रॉपर्टी को मंदिर का हो या फिर कुछ हो उसको लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग गवर्न कर सकते हैं और इसके अंदर अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसका रेगुलेट करे तो वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो इसके बाद आगे लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि ये सब कोर्ट का कहना ठीक था लेकिन ये कोर्ट ये चीज़ बताना भूल गई कि ये सब चीज़ जो है वो आर्टिकल 26 सी ये बताता है कि परमानेंटली कोई भी रिलीजियस सेक्ट या मैनेजमेंट आप नहीं कर सकती है सरकार कहीं पे भी। वो एक लिमिटेड दायरे और लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वो चीज़ वहाँ पे वो कर सकती है, उसके बाद उसको उस सामने वाले रिलीजियस स्ट्रक्चर को देना होता है। अभी इन सब चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया ऊपर कि देखिए शुरू से ही कोर्ट ने ये ऐसा चीज़ माना है कि अ, ऐसा मनुस्मृति जो था उसके अंदर भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी टेम्पल का वहाँ का जो प्रीस्ट है वो होलसम वहाँ का ओनरशिप नहीं रख सकता है। इनफैक्ट किसी भी पहले पुराना ज़माना में भी जब राजा महाराजा रहते थे तो उस स्टेट का जो राजा महाराजा होते थे उनका अधिकार ज़्यादा होता था उस टेम्पल के अंदर। प्रीस्ट जो है वहाँ का सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित होते थे। तो आज तो बहुत सारे और दूसरे लॉज़ भी आ गए। बाई चांस अगर वो प्रीस्ट हैं, वो अगर इसको देखते भी थे पहले से, तो 1939 के टाइम पे भी एक लॉ ऐसा आया था, जिसके प्रति जिसके बाद आप कह सकते हो कि ये चीज़ जो है जुरिडिक्शन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट ये सब सारा कुछ स्टेट प्रॉपर्ली उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। अब थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए आप आगे का क्या सीन है। डिनोमिनेशनल सेक्ट तो ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल ये टॉपिक है, ये दोनों जो जो वर्ड है डिनोमिनेशन और सेक्ट। डिनोमिनेशन मतलब कि एक बहुत बड़ा एक एक ग्रुप जो कि एक
उनके जो विचारधाराएँ हैं रिलीजियस हो या फिर जो हो, वो एक ही तरह के हों, उसको डिनोमिनेशनल कहते हैं। अब उसके अंदर में उसी विचारधारा से थोड़ा बहुत अगर 19-20 रहा आगे पीछे, तो फिर वो सेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियनिज़्म में 2 तरह के आपके डिनोमिनेशन हैं। उसके अंदर जो सेक्ट्स हैं, अलग-अलग उन दोनों के अलग-अलग हैं। तो इसी प्रकार से हिंदुइज़्म में भी सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म को अगर उसका आप हिंदू डेफिनेशन देखो तो हिंदुइज़्म जो है एक धर्म ऐसा है जिसको कहा गया है कि वो टाइम बाउंड नहीं है, वो इटर्नल वैल्यूज़ उसके ऐसे हैं कि वो नाइदर टाइम बाउंड है और ना ही स्पेस बाउंड है, वो काफ़ी वास्ट है। तो इसके अंदर पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है लेकिन ऐसा कोर्ट में कहा गया कि ये सिख को और ये लोग को भी जो है कि हिंदू माना गया है। सिख और बुद्धिस्ट ये लोग को भी हिंदू माना गया कहीं ना कहीं, लेकिन सनातन धर्म के अंदर में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के अंदर में सिख और बुद्धिस्ट ये लोग को हिंदू नहीं माना गया। इनफैक्ट सबरीमाला जो जजमेंट आया 2018 उसको कोट करते हुए भी यहाँ पे जो जज हैं उन्होंने ये कहा था कि हिंदुइज्म के अंदर में सनातन धर्म के अंदर में यूनिटी नहीं है। वहाँ के कुछ लोग जो वैश्विस जो है वैष्णविस्ट हैं और कुछ लोग जो है वो सैविस्ट हैं। तो वैष्णविस्ट और सैविस्ट जो हैं वो लोग अलग अलग अपना उनका अलग अलग धारणा है, उनका अलग अलग प्रैक्टिसेस है। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर एक डिनोमिनेशन है। तो जब डिनोमिनेशन ही नहीं है रिलीजियस ये, तो आप कैसे इसको अथॉरिटी दे सकते हो कि हाँ, अगर सनातन धर्म वाले ने इसको बनाया है, तो आप एक डिनोमिनेशन का आदमी बताइए कि हाँ, ये पर्टिकुलर ग्रुप बनाया है इसको, तो हम लोग उसका जो है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट करवा देते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट का। लेकिन ऐसा तो आपके यहाँ पे है नहीं। तो आपका ये डेफिनेशन ही सही नहीं है सेक्ट का और डिनोमिनेशन का। तो जिस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया फ़िलहाल। अब ऐसा लगाया जा रहा है आजकल कि ये डिनोमिनेशन और सेक्ट वाली जो बात है और ऊपर से जो ये मैंने आपको बताया आर्टिकल 26C और आर्टिकल 31A के तहत, कि आर्टिकल 31A में क्या कहता है, आर्टिकल 31A और सब क्लॉज बी उसके तहत कहता है कि जो चार धाम जो है वो परपेचुइटी मतलब हमेशा के लिए उसका मैनेजमेंट जो है वो सरकार को दे दिया गया। जबकि ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं पे भी अगर आप मैनेजमेंट अगर सरकार करती है तो वो एक टाइम बाउंड मैनर के लिए करती है। तो इसमें यहाँ पे हमेशा दे दिया गया है, तो कोर्ट ने ये दलील दिया कि हमेशा नहीं दिया गया। एक्चुअली वो जो जो इस ये जो पोजीशन है, मतलब ये जो मंदिर जिसके नाम पे है, वो जो ये पूरा ज़मीन जो लिया गया है, वो सब पूरा नाम पे वो भगवान के ही नाम पे है, वहाँ पे जो डायटी हैं उनके नाम पे है। बस जो अभी फ़िलहाल जो कार्यकारी अधिकार जो है वो स्टेट के पास गया हुआ है। तो ये बात बिल्कुल वैलिड नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि अगर आप किसी के दूसरे के नाम पे अगर वो चीज़ है लेकिन वो खुद से वो चला नहीं सकता। भगवान के नाम पे ज़मीन है तो भगवान थोड़ी ना निकल करके ज़मीन का सब कुछ कार्यकाल देखेंगे। तो उनके बदले स्टेट देख रहा है सारा कुछ, ये कहा गया। तो अब इसी के ऊपर में है कि देखिए थोड़ा सा ये राइट्स ऑफ डिनोमिनेशन सेक्ट और थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। और ये आर्टिकल 31A(b) वाला जो बात है वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो वैसे ही बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर हो सकता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर लड़ा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो हाई कोर्ट में लड़ा गया था। तो ये आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर हम लोग चलते हैं। ए पॉलिसी विथ मैनी राइट इंटेंशंस। अभी इस वाले आर्टिकल में शुरू वाले जो 2 पैराग्राफ है उसमें तो ये बताया गया है जो आप पहले से जानते हो कि जैसे अप्रूव हुआ है हमारा NEP 2020, तो उसके अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ बढ़िया-बढ़िया प्रोजेक्ट्स जो हम लोग उम्मीद करते थे, जो कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी 2019 ड्राफ्ट बनाई थी, उसमें मेजर जो रिफॉर्म वाले जो चीज़ थे वो लोग भी अप्रूव कर दिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इसमें बहुत सारे बोल्ड मूव्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5+3+4 वाला जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। मतलब कि अब जो प्री नर्सरी वाला जो सीन होता है हमारे देश में, उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं माना जाता था, अब उसको भी फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा। और उसके अलावा फिर बहुत सारे जो एजुकेशनल के लिए पब्लिक गुड और के जैसे ये जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करे सोसाइटी के लिए, वैसा काम भी किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो वोकेशनल ट्रेनिंग है,
अपर प्राइमरी लेवल पे उसको स्टार्ट किया गया। ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट मील भी है जो कि अब मिड डे मील के साथ दिया जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए वो सबको जोड़ा गया। इसके अलावा 6% जो है हमारी जीडीपी का अब इसके अंदर खर्च किया जाएगा और 50% इनरोलमेंट कर दिया जाने का टारगेट है 2035 तक में। इसके अलावा थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बातें हो रही हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, खास करके साउथ इंडियन जो स्टेट्स थी उनका ऐसा था कि हमारे जो रीजनल और क्लासिकल जो लैंग्वेजेस है उनको अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये पॉलिसी देखा जा रहा है और ऐसा कहा भी जा रहा है टैगलाइन के कि ये एलिटिज्म जो है और ड्यूलिज्म जो स्कूल एजुकेशन में है उसको बहुत हद तक कम कर देगा। अब मिसिंग पॉलिसी के ऊपर आते हैं। इस वाले आर्टिकल में मिसिंग पॉलिसी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अभी तक हम लोग मिसिंग पॉलिसी के ऊपर कोई आर्टिकल डिस्कस नहीं किए हैं। मिसिंग पॉलिसी में क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट्स क्या कहता है इस पॉलिसी के अंदर में कि देखिए ड्राफ्ट के अंदर जो पहले प्रॉमिस किया गया था उसमें ये कहा गया था कि जितने भी ऐसे कॉमर्शियली ओरिएंटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जो है वो ड्राफ्ट में मिसिंग पाया गया है। इनफैक्ट 2020 जो है वो ये तो कहता है कि ठीक है हम सब स्टैंडर्ड टीचर्स वाले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको बंद कर देंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहता है कि कॉमर्शियली ओरिएंटेड जो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसको सिर्फ इस बात को कह के ये टैग लाइन लिख करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी। तो इसके अंदर जो है कि वो चीज़ जो एड्रेस होना चाहिए था, वो चीज़ एड्रेस नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि उस वाले पॉलिसी में कहा गया था कि एजुकेशन जो एक्सपेंडिचर है, वो डबल कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 चल रहा है तो उसको 20% तक खर्च होना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ ये कह के कमिटमेंट दे दिया गया कि हम लोग जीडीपी का 6% तक खर्च करेंगे, लेकिन इसको 10% या 20% होगा, क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन नेशनल लेवल पे जो गठित होने की बात हुई है, सिमिलर वैसे ही स्टेट लेवल पे भी चाहिए था, लेकिन उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है। इनफैक्ट कोई ऐसा स्टेट लेवल पे क्या होगा, नहीं होगा, उसके बारे में बात नहीं हुआ और सबको पता है कि स्टेट लेवल पे जो टीचर्स के जो किल्लत है वो कितनी ज़्यादा है, लेकिन इस टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी ये बात तो हुई है, लेकिन कितनी रिक्रूटमेंट होगी और क्या रिक्रूटमेंट का मैकेनिज़्म होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अलावा जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैठाया जाएगा, ये बात हुई है। लेकिन अब काउंटर चेक वाला जो मैकेनिज़्म है, वो चीज़ को कहीं न कहीं एड्रेस नहीं किया गया। ये जो लाइट बट टाइट वाला जो रेगुलेशन वाला जो काम था, जिसके अंदर में खुद से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खुद से कुछ 4-5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को डिफ़ाइन करेंगे, खुद से अपना सेल्फ डिस्क्लोज़र करेंगे इकोनॉमिकल और मैनेजेरियल ऑपरेशंस का। तो ये ऑनेस्टी जो है हम लोग अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने लैक्यूना है आप उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियलाइज़ेशन है और इसके बाद अब अगर आप सेल्फ डिस्क्लोज़र की बातें कर रहे हो, तो जो जहाँ जिस देश में इतने सारे टैक्स इवेजेशन इवेज़न हो रहे थे, वहाँ पे इस तरह की बातें, या फिर वो नीचे स्टार मार्क करके रेट स्टार्ट फ्रॉम ₹10 करके और नीचे स्टार मार्क लिख करके लिख देते हैं। वैसे ही कुछ क्या पता फिर से शुरू ना हो जाए। और उसके बाद एक जो सेकंड लास्ट वो बात कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी एबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखा रही है, जबकि हमें पता है कि इससे पहले भी हम लोग बहुत बार ऑटोनोमस डिग्री अवॉर्डिंग में और फिर बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट में, उनके मैकेनिज़्म में, उनके फंक्शनिंग में काफ़ी बार मुँह के बल गिर चुके हैं। तो अभी गवर्नेंस में ऐसा क्या आ जाएगा न्यू पॉलिसी के अंदर कि जो वही स्टाफ है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देंगे। इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन-सा बेनेवोलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट प्राइवेट सेक्टर है और कौन-सा जो कि वैसे ही कमर्शियल सेक्टर है। बेनेवोलेंट फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो खुद से अच्छा काम करते हैं सोसाइटी के लिए और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और कमर्शियल पर्पस से जन कल्याण में नहीं उतरते हैं। तो वो लोग भी बहुत सारी संस्थाएँ जैसे चला रहे हैं, अगर एजुकेशन संस्था, तो उनको और फिर आप कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे करके आप डिफरेंशिएट करोगे, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये भी जो पॉलिसी मेकर के लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।